हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं हूं एडवोकेट यश खंडाइत और आज हम हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंक्लूजन फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर एग्जाम में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। उससे पहले हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग देखने से पहले आज हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक मूवी के एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी है तो उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है गब्बर, वो एक फेक आइडेंटिटी के थ्रू जो भी करप्ट ऑफिसर्स रहते हैं उनको पनिश करता है मूवी में। तो सिस्टम के लूपहोल्स दिखाते हैं मूवी में, जैसे कैसे रूल्स और ऑर्डर का मिसयूज होता है। मूवी में गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स के रूल्स और एक्शंस दिखाए जाते हैं जो पब्लिक को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस मूवी के साथ में क्या रिलेशन था। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो ऑफिशियल्स होती है, जो भी नोटिफिकेशंस या सर्कुलर या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाते हैं, ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आता है। मूवी इनडायरेक्टली दिखाती है कि जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मिसयूज होता है तो फिर वो पब्लिक को कैसे अफेक्ट करता है और उनकी जो ट्रस्ट है, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, वो कैसे ब्रेक होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्लीज़ ये जो मूवी का एग्जाम्पल है ये आप एग्जाम में लिख के मत आना। आगे जो मीनिंग है उसके बाद में मैं एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप पेपर में लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द लॉ मेड बाय सम अथॉरिटीज अदर दैन द लेजिस्लेचर बट विद द लेजिस्लेचर्स परमिशन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे देश में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो लेजिस्लेचर है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो लॉ होते हैं जो कि सम अथॉरिटीज़ बनाती है अदर दैन द लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर की परमिशन के साथ ही जो बाकी की अथॉरिटीज़ है वो लॉज बनाती है। तो सिंपल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो लॉज है जो कि बाकी की अथॉरिटीज़ बनाती है अदर दैन लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर की परमिशन रिक्वायर्ड है। जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर अपना कुछ लॉ मेकिंग पावर किसी और अथॉरिटी जैसे कि मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटी को देती है तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अगर मीनिंग समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लर्न कर लेना, और अगर मीनिंग समझ में नहीं आया तो हिंदी में लिखा है, प्लीज़ उसे रीड कर लोगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मीनिंग को हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। द पार्लियामेंट पासेस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अंडर दिस एक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज अलाउड टू मेक रूल्स अबाउट द प्लास्टिक यूसेज। दिस रूल्स आर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो सपोज पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके अंडर जो मिनिस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट लेट्स से, तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, उसे अलाउ कर रही है कि आप आपके अकॉर्डिंगली रूल्स बना सकते हो प्लास्टिक यूसेज के लिए। तो ये जो डेलीगेट कर रही है पार्लियामेंट अपनी पावर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को, ये डेलीगेशन को ही कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये जो पावर है जो कि पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को डेलीगेट कर रही है, इसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को 3 बेसिस पर क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले है फॉर्म के बेसिस पर, सेकंड है अथॉरिटी के बेसिस पर, और थर्ड है प्रोसीजर के बेसिस पर। तो हम फॉर्म के बेसिस पर सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्लासिफाई करते हैं। हमने देखा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट खुद नहीं बनाती बल्कि किसी और अथॉरिटीज़ को पावर देकर बनवाती है, जैसे मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल बॉडीज़। तो अब हम सबसे पहले फॉर्म्स में देखेंगे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे कॉमन फॉर्म है यूके जैसे कंट्री में। जब पार्लियामेंट किसी मिनिस्टर को पावर देती है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए तो उन्हें हम स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कोई रूल बनाती है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए तो उस रूल्स को स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि बायलॉज क्या होते हैं। तो बायलॉज वो लॉज होते हैं जो कि हमारी लोकल अथॉरिटीज़ बनाती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब जैसे रेलवे या यूनिवर्सिटीज़, ये सिर्फ लोकल एरिया तक लिमिटेड होते हैं। अगर एग्जाम्पल के साथ समझना चाहे तो लेट्स से कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोले कि पब्लिक पार्क में डॉग्स लेके आना मना है, तो ये एक बायलॉ हुआ क्योंकि ये उस लोकल अथॉरिटी या लोकल एरिया उस लोकल अथॉरिटी ने बनाई है और लोकल एरिया के लिए बनाई है। अब हम देखेंगे ऑर्डर इन काउंसिल। तो ये स्पेशल ऑर्डर होते हैं जो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स मिलकर बनाते हैं, स्पेशली इमरजेंसीज के समय पर, जैसे जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और जल्दी से रूल बनाना हो। अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो कोविड-19 के टाइम पर इमरजेंसी में रूल्स बनाए गए थे। ऐसे रूल्स ऑर्डर इन काउंसिल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम रूल्स और रेगुलेशन को देखते हैं। जब मिनिस्टर या डिपार्टमेंट किसी एक्ट के अंदर डिटेल में टेक्निकल रूल्स बनाते हैं उन्हें हम रूल्स या रेगुलेशन कहते हैं। डिफरेंस दोनों में माइनर होता है, दोनों एक टाइप के डेलीगेटेड लॉ ही होते हैं। अब हम अथॉरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनिस्ट्रियल लेजिस्लेशन।
जब मिनिस्ट्री या मिनिस्टर्स रूल बनाते हैं अंडर द लॉ, उसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर हम इसे एक लाइन में समझें तो मिनिस्टर के पास पावर होती है रूल बनाने की, जैसे कि ड्रग के स्टैंडर्ड सेट करने का। अब हम देखेंगे लोकल लेजिस्लेशन क्या होती है। तो लोकल अथॉरिटीज़ अपने स्पेसिफिक लॉज बनाती है अपने स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, उन्हें लोकल लेजिस्लेशन कहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, गार्बेज डिस्पोजल या नॉइस कंट्रोल। अब हम अगर इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो समझो कि BMC ने बोला कि रात के 10 बजे के बाद में कोई भी DJ अलाउड नहीं है, तो ये एक लोकल लेजिस्लेशन हो गया। अब हम आगे देखेंगे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। कभी कभी प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे कि बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल भी रूल्स बनाती है। ये रेगुलेटरी पर्पस के लिए होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बार काउंसिल ने बोला कि लॉयर को एथिकल कंडक्ट फॉलो करना होगा, तो ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आता है। अब लास्ट हम प्रोसीजर के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। अब हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव रिजोल्वेशन प्रोसीजर, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। जब रूल्स तब तक वैलिड नहीं होते जब तक पार्लियामेंट उसे अप्रूव ना करे, मतलब पार्लियामेंट का एक्टिव अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे एक लाइन में समझना चाहें तो अफर्मेटिव रिजोल्वेशन प्रोसीजर यानी कि पार्लियामेंट बोले हाँ ये रूल ठीक है तभी वो लॉ बनेगा। अब हम इसका अपोजिट नेगेटिव रिजोल्वेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। रूल्स तुरंत तो बन जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि इन रूल्स को वो 40 डेज़ के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। क्या होगा अगर पार्लियामेंट ने 40 डेज़ में इसे कैंसिल नहीं किया? अगर कैंसिल नहीं किया तो रूल वैलिड बन जाएगा। अगर हम इसे एक लाइन में समझे तो ये साइलेंट अप्रूवल वाला केस है, पार्लियामेंट कुछ ना बोले तो रूल चलता रहेगा। अब लास्ट में हम देखेंगे लेइंग विदाउट प्रोसीजर। लेइंग विदाउट प्रोसीजर में रूल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, उस पर कोई एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए रखा गया है, पार्लियामेंट को कुछ करना नहीं पड़ता। हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए रूल्स बनाती है, तो ये एक तरीके से लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर रही है। और लेजिस्लेचर के पास में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन रूल्स को चैलेंज भी कर सकती है और क्वेश्चंस भी कर सकती है। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन लेट्स से अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन आया तो आप ये क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट के साथ लिख के कंक्लूड कर देंगे। तो पहले हम कंक्लूड करेंगे क्लासिफिकेशन का, लेकिन उसके बाद ग्रोथ भी देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स कंक्लूड। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मेन पर्पस है कि पार्लियामेंट का लोड कम करना और एक्सपर्ट से टेक्निकल रूल्स बनवाना और फास्ट रिस्पॉन्स देना इमरजेंसी के समय में भी, लेकिन इसमें मिसयूज का रिस्क भी बहुत होता है, इसीलिए प्रॉपर कंट्रोल का होना ज़रूरी है। अब अगर आपको इस लेक्चर की फ्री PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल गारंटी है सर एंड मैम की विदिन 24 आवर्स में मैं आपका डाउट को क्लियर करके दूंगा। अब हम देखेंगे रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ मैंने 6 पॉइंट लिखा है, लेकिन अगर आप कोई भी 5 पॉइंट लिखते हो तो आपका आंसर सेट हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि इन केस अगर आप एग्जाम में कोई भी पॉइंट भूलते हो तो ये एक 6th वाला जो पॉइंट है इसको आप सब्सटीट्यूट करके आपका आंसर में 5 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन 5 पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक ऑल डिटेल्स रूल्स एंड प्रोसीजर। ये ऑब्वियस सी बात है कि लेजिस्लेचर के पास में इतना समय होता ही नहीं है कि वो सारे रूल्स और प्रोसीजर को डिटेल में बनाए, इसलिए वो अपने जो पावर्स है लेजिस्लेशन की वो डेलीगेट कर रही है। अब सेकंड है कन्वीनियंस, सेव्स द लेजिस्लेचर टाइम बाय फोकसिंग ओनली ऑन मेन प्रिंसिपल्स। अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये क्या करता है कि पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर का समय जो है वो सेव कर रहा है, तो फिर लेजिस्लेचर क्या कर रही है, जो मेन प्रिंसिपल्स है उन पे फोकस कर पाती है। और जो डेलीगेट हो रही है पावर्स वो भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से फोकस कर रहे हैं मेन प्रिंसिपल्स पर ही। अब हम देखेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। मॉडर्न लॉज इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मैटर्स दैट रिक्वायर्स एक्सपर्ट इनपुट। अब जाहिर सी बात है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हो सारे एक्सपर्ट तो बैठे नहीं हैं, तो लेकिन कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो जो मैटर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और टेक्निकल होता है नेचर में, तो वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब फोर्थ है इमरजेंसी सिचुएशन में। इन टाइम्स लाइक वॉर, पैंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्विक एक्शन इज नीडेड। अब क्या होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन आई थी या लेट्स से कोई वॉर की सिचुएशन या पैंडेमिक की सिचुएशन आती है, तब क्विक एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सो प्लीज़ इसे लिखना। इट अलाउज क्विक चेंजेस इन रूल्स विदाउट पासिंग अ न्यू लॉ। अगर हमें किसी लॉ में क्विक चेंजेस चाहिए या फटाक से किसी भी लॉ में हमें कोई तो चेंज करना है, तो इसके लिए हमें नया लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है क्विक चेंजेस विदाउट पासिंग अ न्यू लॉ। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। हेल्प लोकल बॉडीज एंड डिपार्टमेंट मेक एरिया स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉस। डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से हम एक स्पेशल एरिया में मतलब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लॉज बना सकते हैं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मतलब लागू होंगे।
बेसिकली ये कहना चाहता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हेल्प से जो कि लोकल बॉडीज़ है या लोकल डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे एरिया में रात के 10 बजे के बाद में डीजे बजता है। अब बीएमसी अगर चाहे या लोकल बॉडीज़ या लोकल अथॉरिटी जैसे कि यहाँ पे दिया है, वो अगर चाहे तो वो एक रूल बना सकती है कि रात के 10 बजे के बाद में मेरे एरिया में डीजे नहीं बजेगा। अब ये जो है ये एरिया स्पेसिफिक लॉ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में 10 बजे के बाद में डीजे बजता ही होगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प कर रहा है लोकल बॉडीज़ में कि वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लॉ स्टूडेंट।